First of all, we discuss what is erythropoiesis. Definition, and after that stages, lifespan, after that process of erythropoiesis, different changes, and which factor that is necessary for the function of erythropoiesis or maintenance of red blood cells. What is erythropoiesis? The development, origination and maturation of RBCs, that is called erythropoiesis. In code word ODM, origin, development and maturation. Okay, got my point two people? हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तीन बातें याद रखनी है डेफिनेशन में, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस मैचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। उसके बाद हमारे पास हैं डिफरेंट स्टेजेस। कौन कौन से स्टेजेस हैं जिनके अंदर ये आरबीसीज इंसान की बॉडी के अंदर बनते हैं? उन स्टेजेस में हमारे पास आते हैं कि ये न्यू बॉर्न में कहाँ पर डेवलप होते हैं, ठीक है, और उसके बाद एडल्ट में कहाँ पे डेवलप होते हैं, उसके बाद आफ्टर 20 ईयर ये कहाँ डेवलप होते हैं, एंड अप टू 20 ईयर इनकी जो है वो कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये कहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास न्यू बॉर्न है उनको हम लोग फीटस भी बोलते हैं, ठीक है। फीटस के अंदर ये तीन स्टेजेस में डेवलप होते हैं। लीवर के अंदर, ठीक है, उसके बाद है मीजोब्लास्टिक स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज में ये मीसेंकाइम एक सेल की लेयर्स होती है जो हमारे बॉडी के अंदर फीटस डेवलप हो रहा होता है। वो लेट्स सपोज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे फीटस है, ठीक है, यहाँ पे एक लेयर होती है जो जिसकी जो कलर होता है वो होता है येलो, ठीक है। उस येलो जो सेल होते हैं, येलो कलर के जो सेल होते हैं वो हमारे पास होते हैं मीसेंकाइम सेल, ठीक है। उन मीसेंकाइम सेल से ये जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो उन सेल से डेवलप होती हैं। आप लोगों को बात समझ आ रही है? आप लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स भी करना है। स्टेजेस में न्यू बॉर्न में कहाँ पे, लीवर में, और मीजोब्लास्टिक स्टेज में कहाँ से, मीसेंकाइम सेल से ये डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एडल्ट की। एडल्ट के अंदर ये बनती हैं जो आरबीसीज होते हैं, ये पैदा होते हैं लीवर और स्प्लीन में, ठीक है। और आफ्टर 20 ईयर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो दो किस्म की बोन्स होती हैं, एक होती है लॉन्ग बोन और दूसरी होती है फैट बोन, ठीक है। जो हमारी बॉडी की जो थाई बोन है ये हमारे पास होती है लॉन्ग बोन, ठीक है, और जो फैट बोन होती है ये हमारी जो स्कल है या जो रिब्स है उनकी जो बोन्स होती हैं वो कौन सी बोन्स होती हैं, फैट बोन, ठीक है। अब आफ्टर 20 क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनका जो एज होता है, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी थाई वाली बोन है, इसका जो एज होता है ये येलो हो जाता है अपीयरेंस के अंदर, ठीक है। तो आपकी जो आरबीसीज की जो डेवलपमेंट होती है वो वहाँ पे नहीं हो रही होती, ठीक है। मगर अप टू 20 ईयर्स तक क्या
आरबीसीज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर कहाँ पे बनते हैं? लॉन्ग बोन में और फैट बोन्स में। आप लोगों को बात समझ आ रही है? ठीक है। उसके बाद हम अगर इसके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, इसका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। आरबीसीज का लाइफ स्पैन क्या होता है? क्या होता है? 120 डेज। ठीक है। उसके बाद कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आपकी बॉडी के अंदर ये जो आरबीसीज होते हैं ये डेवलप हो रहे होते हैं? अब आप लोगों ने मेरी बात को बहुत गौर से समझना है और सुनना है। यहाँ तक बात समझ आई है? नहीं आई तो हमारी जो बॉडी है ना उसके अंदर होते हैं स्टेम सेल। ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होते हैं? स्टेम सेल। अब ये जो स्टेम सेल होते हैं ये होते क्या है? ये ऐसे सेल होते हैं जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी सेल के अंदर। समझ आई मेरी बात? मतलब आपकी बॉडी में ऐसे सेल जो आपकी बॉडी में एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर होते हैं और उनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, इतनी अहलियत होती है कि वो अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी सेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल वो सेल आपके हार्ट के मसल हैं या आपके किडनी के सेल हैं, वट एवर ब्रेन में कोई ऐसा सेल है। ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो हम सबसे पहले जो आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल बनता है वो एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजर के बनता है। वो प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टेम सेल से। ठीक है। अब इसको हम कहते हैं uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell। ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, यहां मैंने लिखा है uncommitted pluripotent hemopoietic stem cell। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं अनकमिटेड जैसे लिखा हुआ है PHSC। ठीक है। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा प्लूरिपोटेंट hemopoietic स्टेम सेल कमिटेड। यहां मैंने क्या बोला है? अनकमिटेड। यहां मैं क्या बोल रही हूं? कमिटेड। ठीक है। अब आप लोगों को इसमें कोई डिफरेंस फील हुआ है? ऐसा मैंने क्यों बोला है? क्यों बोला है? डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग फ्रैंकली मुझे बता सकते हो, बात नहीं समझ आ रही। देखो मेरी बात सुनो, मैंने इधर बोला है कि ये ऐसे सेल होते हैं बॉडी के अंदर जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करेंगे और किसी भी सेल को बना लेंगे। बोला है ना? इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? अनकमिटेड। क्या कहेंगे? क्योंकि इसकी किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। अब इसको मैं बोल रही हूँ कि कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। अब ये जो है इसकी कमिटमेंट होती है। समझ आइए मेरी बात? इसकी कमिटमेंट होगी हमारी बॉडी के साथ। ये कौन से सेल बनाएगा? ये यहाँ पे आके दो किस्म के सेल बनाएगा, लिम्फोइड सेल। ठीक है। और उसके बाद दूसरा ये बनाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग सेल। ठीक है। ये क्यों बनाएगा ऐसे? क्यों बनाएगा? क्योंकि ये कमिटेड है ना। इसकी कमिटमेंट, इसने अपने आप के साथ, ह्यूमन बॉडी के साथ एक कमिटमेंट कर ली है कि मैंने बॉडी में जाके ये फंक्शन करना है। समझ आई मेरी बात? अब जो लिम्फोइड सेल है वो फर्दर बनाएगा
लिम्फोसाइट प्लस NK मतलब नेचुरल किलर सेल। ठीक है, समझ आ रही है ना। उसके बाद मैं बात करती हूँ कॉलोनी फॉर्मिंग सेल। ये क्या करेगा, ये बॉडी में आएगा, ये बनाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, आप लोगों को समझ आई मेरी बात। अब ये जो है CFUE, ये वही बात है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये बनाएगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट, ये बनाएगा मेगासाइट। ठीक है, अब यहां से हमारे पास बनेगा, सॉरी यहां से बनेगा, यहां से हमारे पास बनेगा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल। ठीक है, समझ आई। यहां से बनेंगे मोनोसाइट, ठीक है, और यहां से हमारे पास बनेंगे एरिथ्रोसाइट। समझ आ गई। अब आप लोगों को इस बात समझ आई है, ये जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको आप लोगों को इस तरह याद करना है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ सेल ऐसे हैं जो जिनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। वो कौन से सेल हैं? अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। वो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी सेल को बना लेंगे। देखो ना, यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ये बना, ठीक है, इसने क्या बनाया? कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। समझ आई मेरी बात। अब ये जो कमिटेड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, इसने फर्दर, क्योंकि इसकी तो कमिटमेंट थी ना, समझ आई है ना, इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इसकी क्या थी? कमिटमेंट थी। समझ आई आप लोगों को मेरी बात। इसने कमिटमेंट की थी, इसलिए आके इसने बॉडी में लिम्फोसाइट सेल से क्या बनाया? लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल ऐसे सेल होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आई है। नेचुरल किलर सेल, इनका नाम बता रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जब भी बाहर से कोई जर्म आएगा, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया आ जाता है जिसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपके जो नेचुरल किलर सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो उसको क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। समझ आ रही है बात। उसके बाद इसने दो सेल्स के अंदर अपने आप को कमिटमेंट किया है, एक लिम्फोसाइट सेल के अंदर, दूसरा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल में। अब जो हमने फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो हमने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल की पढ़ी है और हम लोगों ने किसकी पढ़ी है? लिम्फोसाइट सेल की। ये प्रोसेस आप लोगों को अच्छी तरह समझ आया है? बच्चों रिस्पॉन्स करोगे तो मुझे समझ आएगी ना। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग ये देखेंगे चेंजेस। ठीक है, चेंजेस फॉर पॉलिसी। ये आरबीसी की स्टेटस है जी, ये जो बताया है आप वाला कॉलोनी फॉर्मिंग चल रहा है, ये आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी स्टेटस है, एरिथ्रोसाइट से आरबीसी बन जाएंगे आगे। ठीक है, स्टेटस तो होती है ना, समझिए आपकी बात मुझे। स्टेटस तो होती है ना, एरिथ्रोसाइट मोनोसाइट या हाँ, एरिथ्रोसाइट्स मोनोसाइट, वो जो आपकी वो जो चेंजेस है ना, इसके अंदर आगे जो स्टेजेस हैं, इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पूरा आरबीसी आपकी बॉडी के अंदर कैसे बनता है। ठीक है, वो आगे इसके बाद मैं बताऊंगी। नहीं, अभी आप लोगों ने जो आप लोगों का टॉपिक है ना, इनकी आगे बहुत फर्दर क्लासिफिकेशन की आगे बहुत सारी जो है ना वो केमिस्ट्री आ जाती है, मगर आप लोगों को उसके साथ तो कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट एरिथ्रोसाइट्स, ये जो एरिथ्रोपोइसिस वाला टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग जस्ट मैक्रोफेज,
टॉपिक पे हम लिमिटेड है ना, उसके अंदर ये यही तक एंड है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या पूछा था मुझसे अभी कि आरबीसी कैसे बनता है? जी, उससे एक भी हाँ, अब उसमें जो है ना हमारे पास होती हैं स्टेजेस, ठीक है। हम देखते हैं स्टेजेस, कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं। इसके अंदर हम देखेंगे, हाँ ठीक है, न्यूक्लियस के साथ क्या होता है, उसके डायमीटर में कौन सी चेंजेस आती हैं, उसके बाद उसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या तब्दीली आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इवेंट कौन से हैं हमारे पास। अब हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले आरबीसी डेवलप कैसे होता है, वो इस तरह होता है, जो हमारे पास कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल मैंने अभी आपको बताया है, उससे हमारे पास बनेगा, यहाँ पे आएगा हेमोसाइट, ये बनेगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है, टोटल इसकी 7 स्टेजेस हैं। उसके बाद बनेगा प्रोएरिथ्रोसाइट, उसके बाद बनेगा अर्निग्नाम्ब्लास्ट, उसके बाद आएगा इंटरमीडिएट, नाम्ब्लास्ट, उसके बाद आएगा रेट, नाम्ब्लास्ट, उसके बाद आएगा एरिथ्रोसाइट, उसके बाद 7 नंबर पे आएगा मैच्योर आरबीसी। अब ये हमारे पास है ना कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले है हीमोसाइटिक स्टेज। इसमें क्या होता है, आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है, इसमें क्या होता है? कुछ आइडिया, गलत बोल दो, है बट बोल दो। देखो, हीमोसाइटिक स्टेज जो है वो सबसे पहली स्टेज है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस का डायमीटर होगा वो होगा 20 माइक्रोन, ठीक है। समझ आई मेरी बात? अब आप लोग और से मेरी बात को समझते जाना है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा 4 to 5, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और इसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रॉन्ग किस्म की बेसोफिलिक होगी, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट इवेंट में फिलहाल कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊं कि ये बेसोफिलिक और एसिडोफिलिक की क्या स्टोरी है, ठीक है। आपको ये तो पता है ना, किसी भी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, पहली बेसिक चीज तो पता है ना। अब जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो सबसे पहले होगा शुरू में, मतलब जब भी आरबीसी बनने से पहले जो उसकी जो नेचर होगी ना, वो कौन सी होगी, तो हमारे पास क्या होगी, डीप बेसोफिलिक, ठीक है। क्या होगी, डीप बेसोफिलिक, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये आएगी पॉलीक्रोमोफिलिक के अंदर। अब इस पॉलीक्रोमोफिलिक का क्या मतलब है, पॉली का क्या मतलब है जी, हाँ, मतलब 2 से ज्यादा, उसको बोलते हैं पॉलीक्रोमोफिलिक। अब इसका मतलब है कि ये यहाँ पे
बच्चों इसका क्या मतलब होगा? एसिडोफिलिक भी होगी और बेसोफिलिक भी होगी। इसी वजह से हमने इसको क्या कहा है? पॉलीक्रोमोफिलिक। अब जो लास्ट स्टेज है ना, लास्ट में ये चला जाएगा एसिडोफिलिक में, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि आरबीसीज के बनने तक, शुरू से लेके आखिर तक आपके जो साइटोप्लाज्म की जो कंडीशन है या जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है उसके अंदर कौन सी चेंजेस आएगी। समझ आ रही है बात? यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? बेसोफिलिक बताया है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से भी प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, इधर से भी स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट स्टेज है ना, तो उसकी जो साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? बेसोफिलिक। समझ आई मेरी बात? अब प्रोएरिथ्रोसाइट की मैं बात करूं, यहाँ पे क्या होगा? देखो एरिथ्रोसाइट का मतलब क्या हुआ? आरबीसी, ठीक है ना। प्रो का क्या मतलब होता है? प्रो मीन बिफोर। समझ आइए? मतलब आरबीसीज के बनने से पहले क्या स्टेजेस हैं, इसके अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे मैंने बोला है कि 4 to 5 न्यूक्लियस होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस कितने होंगे? 1 2 2। समझ आइए? समझ आ रही है मेरी बात? क्यों? क्योंकि हम आगे जा रहे हैं ना। समझ आइए? तो हमारा जो प्रोसेस है आरबीसी के बनने का, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इतना बड़ा सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, ग्रेन्यूल्स भी होंगे, हर चीज होगी, वो आपकी बॉडी के अंदर कैपिलरीज के अंदर कैसे एंटर होगा? एंटर होने से पहले उसका साइज श्रिंक होगा ना। समझ आई है मेरी बात? तो यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे? 1 से 2, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है ये 20 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो स्टेनिंग प्रॉपर्टी है ये स्टिल बेसोफिलिक ही रहेगी, ठीक है। क्यों रहेगी भला? क्योंकि अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी इतनी सारी स्टेजेस पड़ी हुई हैं, चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन है वो स्टार्ट हो जाएगी बनना, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट, ठीक है। समझ आई बच्चों? समझ आई? अच्छा, यहाँ पे एक और बात देखिए, यहाँ पे जो है जो आपका क्रोमैटिन मटेरियल है वो फाइन होगा। क्रोमैटिन मटेरियल को पता है ना क्या चीज होती है? जैसे आपकी बॉडी के अंदर माइटोसिस होती है, सेल की डिवीजन होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, मेल के अंदर 23 हैं क्रोमोसोम, फीमेल में 23 हैं, आपस में उनकी क्रॉस मैचिंग होती है, उससे फिर क्या होता है? 46 बन जाते हैं, ठीक है। वो एक प्रोसेस है पूरा। समझ आइए? आपने इतना याद रखना है कि ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये माइटोसिस में क्या करता है? हेल्प आउट करता है। माइटोसिस क्या होती है? जिसमें आपकी बॉडी के अंदर सेल्स क्या होती है? डिवीजन होती है। तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल होगा, मैं पूरा नहीं लिख रही इसलिए लिख रही हूँ, मतलब क्रोमैटिन मटेरियल जो होगा वो क्या होगा? फाइन होगा। समझ आई मेरी बात? अब हम अर्ली थर्मोप्लास्ट की बात करते हैं, इसमें क्या होगा? इसमें जो न्यूक्लियस है ना वो डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? डिसअपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो अभी प्रोसेस में है, ठीक है। समझ आई मेरी बात? यहाँ पे इसके साइज की मैं बात करूँ तो 20 से 15 माइक्रोन तक चला जाएगा, ठीक है। साइज कम हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी क्या होगी? नेचर क्या होगी? साइटोप्लाज्म के अभी मैंने ऊपर बताया था पॉलीक्रोमोफिलिक। यहाँ पे क्या होगी? पॉलीक्रोमोफिलिक,
होगा, इंटरमीडिएट के अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होगा, नो न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास क्रोमैटिक मटेरियल है वो डेंस होगा, ठीक है, थिक। यहाँ पे क्या था, फाइन। यहाँ पे सिर्फ वही प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंस, ठीक है। और इसके साइज के अंदर ये चला जाएगा 8 से 10 माइक्रोन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या क्या थी इसकी नेचर, पॉलीक्रोमोफिलिक, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं लेट ब्राउन की, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होगा, नो न्यूक्लियस, मगर एक ऐसी बात होगी, न्यूक्लियस तो नहीं है ना। अब देखो कोई भी चीज कम होते 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 वो एक स्पॉट लाइट स्ट्रक्चर में आ जाती है ना। पहले इतना बड़ा न्यूक्लियस था, उसका साइज कम होता गया होता गया होता गया, तो ये यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, इंक स्पॉट, इंक स्पॉट की तरह उसकी क्या आ जाएगी, न्यूक्लियस की शक्ल बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो साइज है वो हमारे पास चला जाएगा 7 से 8, ठीक है, समझ आई मेरी बात, माइक्रोन। और यहाँ पे इसकी जो नेचर है वो होगी एसिडोफिलिक, ठीक है, समझ आ रही है बात बच्चों। अच्छा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारे पास बनना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो क्या होगी, अपीयर हो जाएगी, नजर आना शुरू हो जाएगी। क्यों नजर आएगी, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रोसाइट पढ़ रहे हैं ना, आरबीसीज हैं। आरबीसीज का बॉडी के अंदर क्या काम होता है, डिफेंस करते हैं, ऊंचा बोलो, डिफेंस करते हैं। नहीं, आरबीसीज जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो खून के सुर्ख जर्सी में होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। डिफेंस सिस्टम जो होता है वो बॉडी के अंदर और होता है, जो आप बता रहे हो, समझ आई मेरी बात। अच्छा, अब एरिथ्रोसाइट की अगर बात करें, यहाँ मैंने क्या बोला था, इंक स्पॉट जितना न्यूक्लियस बच जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, डिसअपियर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसका साइज कितना होगा, 7.5 माइक्रोन। ये भी क्या होगी, एसिडोफिलिक, इसकी नेचर होगी, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। अब हमने आगे पे रेड ब्लड सेल बना लिया, बन गया ना। कौन से प्रोसेस से गुजर गुजर के बना है, हीमोसाइटिक स्टेज, ठीक है, प्रोएरिथ्रोसाइट, अर्ली नामलास्ट, इंटरमीडिएट, लेट, एरिथ्रोसाइट एंड मैच्योर आरबीसीज। टोटल कितने स्टेजेस हैं, 7 है। अब यहाँ पे क्या होगा, मैच्योर आरबीसी का डायमीटर कितना होता है, 7.2 माइक्रोन, ठीक है। कहाँ से हम चले थे, 20 से कहाँ तक आ गए, 2 तक। समझ आ गई ना किस तरह साइज में रिडक्शन हुई, कहाँ न्यूक्लियस गया, साइटोप्लाज्म की प्रॉपर्टीज में किस तरह से चेंजेस आए, समझ आइए। अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे कि साइटोप्लाज्म की स्टेटिंग प्रॉपर्टी में किस तरह से चेंजेस आती हैं, आप लोगों ने इसको याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे एक कोड बना लो, बा बा, मतलब बी से बेजोफिलिक, समझ आई मेरी बात, ए से एसिडोफिलिक, फिर बी से बेजोफिलिक, फिर इस ए से क्या बना, आप समझ आइए। ये कोड अगर आप लोगों को नहीं भूलेगा तो आपको साइटोप्लाज्म की जो स्टेटिंग प्रॉपर्टीज हैं वो भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये आप लोगों की आसानी के लिए जनरेट किया गया है, समझ आइए मेरी बात। यहाँ पे हमने मैच्योर आरबीसी बना लिया, ठीक है। इसकी भी जो नेचर है वो क्या होगी, एसिडोफिलिक होगी। अब मैंने आपको बताया ये तो प्रोसेस, ये तो एक रेड ब्लड सेल के बनने का एक प्रोसेस बताया था मैंने आपको। यहाँ पे
कौन कौन सी चेंजेस आती है अभी मैंने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे बता सको, नहीं बता सकोगे तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। कौन कौन सी चेंजेस आएंगी? सबसे पहले चेंजेस तो कौन सी आई थी हमारे पास? अभी अभी मैंने बताया साइज चेंज होगा न्यूक्लियस का 20 से शाबाश। दूसरी चेंज कौन सी थी? दूसरी चेंज हमारे पास थी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म, ये कौन सी मैंने अभी बताई है, ऊपर लिखी है, ठीक है। क्रोमैटिक मटेरियल के अंदर चेंज आएगी, चेंज इन क्रोमैटिक मटेरियल, समझ आ रही है बच्चों? क्रोमैटिक मटेरियल बताया था ना कि फाइन नेटवर्क बनेगा, फिर डेंस क्रोमैटिक मटेरियल में आ जाएगा, ये वो वाली सारी चेंजेस आपको याद रखना। और एक फोर्थ प्रॉपर्टी थी दिस अपीयरेंस ऑफ, क्या हो गया था आखिर में? न्यूक्लियस गायब हो गया था ना, हो गया था ना। तो आप अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि कौन कौन सी चेंजेस आती हैं, आप लोगों ने ये 4 चेंजेस याद रखनी है। साइज कम हो जाएगा, स्टेनिंग प्रॉपर्टी चेंज होगी, क्रोमैटिक मटेरियल चेंज जाएगी, और क्या होगा? शाबाश, समझ आ रही है बात की? अब हमने देखना है लास्ट में हमारे पास कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हेल्प आउट करते हैं, या जो फैक्टर जो हैं हमारे आरबीसीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब उसके अंदर हमारे पास 3 फैक्टर हैं। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? मैचुरेशन फैक्टर। कौन सा है? मैचुरेशन। उसके बाद है सिंथेसिस। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आरबीसीज की मैचुरेशन के लिए या उसकी सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मेरी बात को आपको अपने गौर से सुनना है। हमारी बॉडी में जो एक किडनी है ना, ठीक है, किडनी में से एक हार्मोन निकलता है जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोएटिन। शाबाश। अब ये जो एरिथ्रोपोएटिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एरिथ्रोपोएटिन इंड्यूसिबल फैक्टर के लिए, HIF। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन है बच्चों? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एरिथ्रोपोएटिन। जब भी हमारी बॉडी में से एरिथ्रोपोएटिन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? एरिथ्रोपोएटिन इंड्यूसिबल फैक्टर को क्या करेगा? आके स्टिमुलेट करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? इसको ये स्टिमुलेट करेगा, उससे जो आपकी जो मैसेज है वो आपके ब्रेन को जाएगा, ठीक है। और फिर आपको आपकी बॉडी को पता चलेगा कि अब मेरे अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ठीक है, या ऐसी कोई सिचुएशन हो गई है जिसके लिए एरिथ्रोपोएटिन का रिलीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब भी कोई, अब देखो कुछ जब लोग ऊपर पहाड़ों में जाते हैं ना, तो वो जो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे ना तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोक्सिया कहते हैं ना। तो हाइपोक्सिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की, अब फिर आपकी बॉडी में क्या होगा? किडनी को मैसेज जाएगा, एरिथ्रोपोएटिन रिलीज करेगा,
उससे एरिथ्रोपोइटिन इंड्यूसिबल फैक्टर, ये एरिथ्रोपोइटिन उसको स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है। और क्या रिलीज होंगे? हाँ शाबाश, अब समझ आ रही है बात, ठीक है। उसके बाद है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी एक हार्मोन है जो आपकी बॉडी में आरबीसीज की रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ आइए मेरी बात, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सिंथेसिस फैक्टर। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारी बॉडी में है प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। क्या है? प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये हमारी बॉडी में जाती है, ये क्या करती है, ये आरबीसीज के जो ग्लोबिन पोर्शन होता है, देखो दो पोर्शन होते हैं, हीमोग्लोबिन, है ना ऐसी बात, ठीक है। तो ये प्रोटीन क्यों जरूरी है? ये आएगी, ये ग्लोबिन का जो पोर्शन है उसको ये क्या करेगी, बनाएंगे। समझ आइए, ये मैंने कौन सा फैक्टर बोला है? सिंथेसिस फैक्टर, ठीक है। सिंथेसिस फैक्टर में प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड क्यों जरूरी है? प्रोटीन से कौन सा पोर्शन बनेगा? ग्लोबिन। ऐसी बात है ना बच्चों, पॉइंट क्लियर हो गया? शाबाश। अच्छा, उसके बाद हमारी बॉडी में है आयरन। आयरन का क्या काम होता है? वैसे आप लोगों ने वैसे कोई बात सुनी होगी, ऐसे कह देते हैं लोग, खून की कमी है तो क्या खाओ, कोई ऐसी खुराक खाओ जिसमें आपके पास आयरन हो। तो आयरन क्या बनाएगा? आयरन इसका कौन सा क्वेश्चन बनाएगा? हीम। समझ आइए मेरी बात। उसके बाद है कोबाल्ट। जो कोबाल्ट है ये आयरन और ग्लोबिन, ये इनको कैरी करने के लिए बहुत जरूरी है। समझ आइए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो सिंथेसिस फैक्टर में हमारे पास कौन से आ गए? प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड, आयरन एंड तीन फैक्टर ये बता दिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी फैक्टर होते हैं जिनमें हमारे पास है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं? सियानोकोबालामिन। क्या कहते हैं? सियानोकोबालामिन। अगर हमारी बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? जो हमारा डीएनए पोर्शन है वो नहीं बनेगा, ठीक है। डीएनए का पोर्शन नहीं बनेगा और क्या होगा? जो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी है वो क्या होगी? नहीं होगी, ठीक है। तो विटामिन B12 को हम लोग सियानोकोबालामिन कहते हैं, which is necessary for the generation synthesis of the DNA, which is responsible for the carrying of the oxygen। समझ आइए मेरी बात। ये जो सियानोकोबालामिन है ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, हम लोग आउटसाइड डाइट से लेते हैं। समझ आइए मेरी बात। विटामिन B12 हम किसी भी डाइट से लेते हैं, ठीक है। जैसे स्पेनिश है, पालक, ठीक है, जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उन सब से हम लेते हैं। समझ आ गई मेरी बात? चलो, ये मेरा फाइनल लेक्चर था, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है सर। ओके, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? जी, समझ नहीं बात। किस चीज़ का? आरबीसीज का। ये जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताए हैं, प्रो इलेक्ट्रोब्लास्ट, अर्ली नाउन ब्लास्ट, ये इसका मैकेनिज्म भी है, किस तरह बन रहा है ना, इसके अंदर न्यूक्लियस की साइज के अंदर रिडक्शन हुई, ठीक है। साइटोप्लाज्म की स्टेटिक प्रॉपर्टीज चेंज हुई है। पहली तो बात ये है कि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो बुक से रेलिवेंट आता है, बुक में इसका कोई मैकेनिज्म के नाम से नहीं बताया हुआ, जस्ट इसकी चेंजेस बताई हुई हैं, इसका प्रोसेस बताया हुआ है, लाइफ स्पैन बताया हुआ है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी स्टेजेस हैं,
ठीक है। अगर आपका मैकेनिज्म आ भी जाता है तो आप लोगों ने मैकेनिज्म में यही बताना है। समझ आई मेरी बात? जो अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हेमोपोएटिक स्टेम्स मैंने पहले डायग्राम स्केच की थी वो वाला, और जो बाद में मैंने आप लोगों को स्टेजेस बताए हैं, अर्लीनाम ब्लास्ट, इंटरमीडिएट, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? पैथोलॉजीज और कौन सी डिजीज हो सकती है? हाँ, इसमें है विटामिन सी से जो है उससे शुक्र भी होती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे एक डिजीज है शुक्र भी हो जाती है, जिससे आपकी स्किन की अपीयरेंस होती है वो डल हो जाती है, ठीक है। एनीमिया हो जाता है अगर आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड आपको सुना होगा, ठीक है। अगर फॉलिक एसिड की कमी होती है तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि डीएनए नहीं बनता, ऑक्सीजन कैरी नहीं होती। जब ऑक्सीजन कैरी नहीं होती, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उससे आपको क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया जो होता है वो भी इसी की एक टाइप है, ठीक है। और वो भी आपकी बॉडी के अंदर जब भी कोई डाइट की ऐसी डेफिशिएंसी होगी जिससे आप लोगों को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, सियानोकोबालामीन है, विटामिन B3 है, B12 है। मैं आपको बता दूं विटामिन B3, B6, B12, फोलिक एसिड, ये जितनी भी हैं ये सारी चीज़ें आपकी आरबीसीज की मैच्योरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ आ गई? कोई और क्वेश्चन? समझ आ गई? थैंक यू मैडम।